हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो कैसे हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट क्या होते हैं, पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। यदि आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट याद है तो 90% चांस है कि आपका कॉस्ट शीट के सम राइट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ कवर किया गया है। तो इसके अंदर मैं बेसिकली कुछ कॉस्ट के एलिमेंट्स के बारे में और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सब पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग फाइनली फॉर्मेट में आते हैं, जहाँ से आप फॉर्मेट को स्टडी कर सकते हो और याद कर सकते हो। और स्टूडेंट, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं आपको ये फॉर्मेट भेज दूंगा। आप लोग इसको एक बार रीड करके एग्जाम में चले जाना, और मोस्ट चांसेस है कि आपको अच्छे से कॉस्ट शीट आ जाएगा। और कॉस्ट शीट के लिए और भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप लोग देख लेना, हो जाएगा। और भी स्टूडेंट कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820827674। तो आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी यहाँ पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो कॉस्ट जो रहता है बिहेवियर वाइज भी आता है। यदि हम लोग कॉस्ट को बिहेवियर के हिसाब से देखें तो 3 टाइप्स के कॉस्ट होते हैं। एक फिक्स कॉस्ट होता है, और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। अभी ये सब का यूज क्या होगा, एग्जाम में आपको थियरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स, तो उसके अंदर आपको पूछा जा सकता है क्लासीफाई ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर के बेस पे कॉस्ट 3 टाइप्स के होते हैं। एक फिक्स कॉस्ट होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो चाहे आपका प्रोडक्शन कम हो, लेकिन आपका कॉस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरी करता है, चेंजेस होते रहता है। यदि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा होगा, और कम होगा तो कम होगा। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब होता है यदि आपका कुछ लिमिट तक फिक्स रहेगा, उसके बाद आपका क्या करेगा, कॉस्ट वेरी होगा। यदि हम लोग बात करें स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन के हिसाब से, तो फंक्शन के हिसाब से जो कॉस्ट है वो डिवाइड किया जाता है। टोटल 5 टाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होता है। मतलब फंक्शन के बेस पे भी कॉस्ट को टोटल 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो याद रखना स्टूडेंट, बहुत बार इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये सब चीज़ें पूछा जाता है। यदि हम लोग टाइम के बेस पे देखें तो टाइम के बेस पे जो कॉस्ट रहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्री डिटर्मिनेशन कॉस्ट, जिसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट आता है। और मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, इम्पोर्टेड कॉस्ट होता है, संक कॉस्ट होता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट होता है, अनरिलेवेंट कॉस्ट होता है, नॉर्मल कॉस्ट होता है, अब नॉर्मल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट और डिफ्रेंशिएट कॉस्ट होता है। यदि हम लोग एलिमेंट के हिसाब से देखें तो एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचर वाइज और कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट वाइज। तो नेचर वाइज देखें तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस होता है। यदि कॉस्ट सेंटर वाइज देखें हम लोग तो यहाँ पर होता है प्राइम कॉस्ट आता है, जिसके अंदर 3 आइटम आता है, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मेन सबसे आपने कॉस्ट शीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट शीट पूरा इसके बेस पे ही है। जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसके अंदर 3 आइटम होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड यहाँ पर होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर होता है फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कॉस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को, मतलब यूनिट वाइज जो डिवाइड हुआ है,
यही हमारे काम का है बेसिकली। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों के टोटल को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इस तीनों के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट ओवरहेड होता है। इसके अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड होता है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्राइम कॉस्ट होता है, प्राइम कॉस्ट के अंदर यदि प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो वर्क कॉस्ट बन जाता है। और वर्क कॉस्ट के अंदर हम लोग ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा हम लोग का। इसके अंदर यदि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम लोग ऐड कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, सेल्स आता है। अभी मेन आते हैं स्टूडेंट फॉर्मेट के ऊपर कॉस्ट शीट का। इतना आप पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कॉस्ट शीट में कन्फ्यूजन आएगा। ये फॉर्मेट के अंदर सब कुछ कवर हो गया है। तो बहुत ही सिंपल वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल कंज्यूम, या तो आपको सब में रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखना है या तो डायरेक्ट मटेरियल। कब लिखना है वो भी बता देता हूँ। यदि आपको सम के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देना है रॉ मटेरियल कंज्यूम डालना है। यदि आपको सम के अंदर सिर्फ और डायरेक्ट मटेरियल लिख के दिया है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्ट मटेरियल लिखकर उसका अमाउंट लिख सकते हो। जब हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम हेडिंग डालेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखने का, जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक रहेगा सबसे पहले उसको लिखने का। इसमें परचेस ऐड करने का, ऐड एक्सपेंसेस ऑन परचेस, कोई ऐसा एक्सपेंस रहेगा जो परचेस से रिलेटेड है उसको भी ऐड कर देने का। लेस क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देने का। वापस से सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखने का रॉ मटेरियल का, परचेस ओपनिंग स्टॉक ऐड करने का, और एक्सपेंस ऑन परचेस, परचेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा। परचेस से रिलेटेड खर्चे क्या हो सकते हैं, जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, हम लोग का यहाँ पर एक कस्टम ड्यूटी हम लोग परचेस करते समय पेमेंट करते हैं, तो वो चीज़ ऐड करने का, और लेस इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देने का। फिर डायरेक्ट लेबर लिखने का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस ही बोलते हैं। एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल डिजाइनिंग चार्जेस, यदि स्पेशल डिजाइनिंग चार्जेस कुछ दिया रहेगा या आपको एक्साइज ड्यूटी ऐसा दिया है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया है, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो आपको ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने का, यहाँ पर मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में ये सब आइटम आते हैं, तो इसमें से कोई भी आपको दे सकता है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन भी हो सकता है, एक्साइज ड्यूटी भी हो सकता है, स्पेशल डिजाइन चार्जेस भी हो सकता है। तो ये दोनों को ऐड करने का मतलब यहाँ पे 3 आइटम हो गए, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब के टोटल को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो ये सब जो रहेगा आपके क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिख देना है। अभी प्राइम कॉस्ट आ गया, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर, ये प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं ऑन कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट रेट टैक्स ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री लाइटिंग ऐड करते हैं, मोटिव पावर, मतलब सिंपल सा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे सब इसके अंदर आते हैं। तो फैक्ट्री से रिलेटेड क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? फैक्ट्री रेंट होता है, फैक्ट्री लाइटिंग होता है, मोटिव पावर आता है यहाँ पर। इसके अलावा आपको फ्यूल, कोल, गैस आएगा, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आता है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आएगा,
ह्यूगल होगा, स्टोर कीपर सैलरी आएगा, ईएससी का आएगा, ड्राइंग ऑफिस डिजाइनिंग सैलरी आता है। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, तो फैक्ट्री का पूरा डिटेल फॉर्मेट स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इतना पढ़ लोगे तो आपको याद ही हो जाएगा कि कौन कौन सा आइटम फैक्ट्री के अंदर आता है। स्टीम एक्सपेंसेस आता है, इनडायरेक्ट वेजेस आता है, फैक्ट्री वेलफेयर एक्सपेंस आता है। ये सब का टोटल लिखते हैं यहाँ पर, लेस फैक्ट्री स्क्रैप, इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं फैक्ट्री स्क्रैप, जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री ये सब के टोटल को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, और उसमें से लेस करते हैं हम लोग फैक्ट्री का स्क्रैप। यदि हम लोगों ने सेल किया तो उसको माइनस करने का अमाउंट जो आएगा उसको आउटर कॉलम में हम लोग लिख देते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग का जो प्राइम कॉस्ट ऊपर आया रहता है, ये जो प्राइम कॉस्ट आया था, यहाँ पे जो प्राइम कॉस्ट आया था, इसके अंदर ऐड करने का ये जो फैक्ट्री के खर्चे आए, टोटल जो फैक्ट्री के खर्चे आए इसको ऐड कर देने का। ऐड करने के बाद जो अमाउंट हम लोग को मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अभी यहाँ पर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, यदि सब में आपको ओपनिंग स्टॉक का WIP दिया रहेगा, WIP का ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, तो इसको ऐड कर देने का, और इसमें से लेस करने का क्लोजिंग स्टॉक के WIP। यदि क्लोजिंग स्टॉक का कुछ WIP दिया रहेगा तो उसको यहाँ से लेस कर देना है। ओपनिंग WIP ऐड करने का, क्लोजिंग यहाँ से क्या कर देने का, लेस कर देने का। तो जो आएगा आपका वो हो जाएगा आपका नेट वर्क कॉस्ट। ये आ जाएगा आपका नेट वर्क कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग WIP। अभी आपको पता है WIP मीन्स क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, जहाँ पर आधा काम कंप्लीट हुआ रहता है, आधा बाकी रहता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड करने के बाद जो आपका वर्क कॉस्ट आता है उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक WIP को ऐड करते हैं और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। यहाँ पे नेक्स्ट है, अभी ये वर्क कॉस्ट के अंदर आपको ऐड करना है ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन कॉस्ट। जितने भी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे रहेंगे सब इसके अंदर ऐड कर देने का। जैसे ऑफिस मैनेजर सैलरी हो गया, काउंटिंग हाउस सैलरी हो गया, ऑफिस रेंट रेट एंड टैक्सेस हो गया, ऑफिस लाइटिंग हो गया, ऑफिस इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर ऑफ ऑफिस असेट्स हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस असेट्स। मतलब सिंपल सा ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे, चाहे वो मैनेजर सैलरी हो जाएगा, काउंटिंग हाउस सैलरी हो जाएगा, ऑफिस रेंट एंड टैक्स हो जाएगा, ऑफिस लाइटिंग हो गया, ऑफिस इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर ऑफ ऑफिस असेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस असेट्स हो गया, ये सब का टोटल लिखने का, टोटल मार्क के आउटर कॉलम में लिखने का। अभी जो हमारा ये वर्क कॉस्ट आया था, यहाँ पर वर्क कॉस्ट जो आया था, इस वर्क कॉस्ट के अंदर ये ऑफिस के खर्चे ऐड कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा, जो टोटल आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। इसके अंदर यदि आपको फिनिश गुड्स का दिया रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया रहेगा, तो ऐड लेस कर देने का, ऐड करने का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसके अंदर ऐड कर देने का, और लेस करने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स को इसके अंदर से लेस कर देने का, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग इसमें ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग लेस, तो आ जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करने का जो प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड खर्चे रहेंगे, जो सेलिंग के खर्चे होते हैं, जैसे यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है, जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आता है, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस आता है, शोरूम एक्सपेंस आता है, कैरिज आउटवर्ड आता है,
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आता है और गोदाम रेंट आता है। मतलब प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड जो जो खर्चे हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, ट्रेड फेयर एक्सपेंस, शोरूम एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, गोदाम रेंट, जितने भी प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड खर्चे रहेंगे सबको इसके अंदर हम लोग लिखते हैं। और क्या क्या हो सकता है, आपको ये पूरा डिटेल फॉर्मेट आपको पूरा याद हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी बैन होगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हो जाएगा, पैकेजिंग एक्सपेंस हो जाएगा, कैटलॉग्स एक्सपेंस हो जाएगा, कमीशन टू सेल्स हो गया। जितने भी खर्चे रहेंगे सबको सेल्स से रिलेटेड ये सब खर्चे आते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी बैन हो गया, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हो गया, पैकिंग एक्सपेंस हो जाएगा, कैटलॉग्स हो जाएगा, कमीशन टू सेल्समैन हो जाएगा। ये सब आइटम इसके अंदर आते हैं। अभी यहाँ पर आ जाएगा सेल्समैन ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी हो जाएगा। ये सब का टोटल मानने का और ये टोटल को यहाँ पर लिख देने का। अभी यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आ जाता है आपका सेल्स आता है, सेल्स आ जाएगा। अभी कॉस्ट शीट बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, वो याद रखना है जिससे आपके कॉस्ट शीट के सम कभी भी रॉन्ग ना हो। तो जैसे यहाँ पर कुछ कॉस्ट शीट बनाने आप बैठ रहे हो तो कॉस्ट शीट में का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि कॉस्ट शीट के अंदर सबसे बड़ी गलती है ये स्टूडेंट करते हैं कि उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ओवरहेड ऑल्सो नोन एज द ऑन कॉस्ट, ओवरहेड को दूसरे जो नाम से जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन कॉस्ट नाम से जानते हैं। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, दोनों में डिफरेंस होता है। फैक्ट्री और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में डिफरेंस होता है। ओवरहेड को ऑन कॉस्ट बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर नॉट कंसिडर एट द टाइम प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। यदि हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट बनाते समय याद रखना है स्टूडेंट, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, कौन सा, फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड इनकम नॉट कंसिडर एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाने बैठते हैं तो एक्सपेंस को और इनकम को, कौन सा, फाइनेंशियल इनकम और एक्सपेंस को कंसीडर ही नहीं करते, मतलब हम लोग लेते ही नहीं। कन्वर्जन फॉर्मूला होता है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसके बेस पे आता है फीफो और वेटेज एवरेज मेथड से हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय या और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे आता है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, अपने को कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया सोल्ड किया वो निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक लेने का, उसमें ऐड कर देने का यूनिट प्रोड्यूस और लेस करने का क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा यूनिट सेल आ जाएगा। अदरवाइज यूनिट प्रोड्यूस निकालने का सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यूनिट। इतना कॉस्ट शीट स्टूडेंट पढ़ लोगे तो आपको कॉस्ट शीट के अंदर कोई कंफ्यूजन आना तो नहीं चाहिए। फिलहाल मैं ट्राई करूंगा इसके एक दो सम भी सॉल्व करा दूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।